नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम ऐलान चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि कुछ देर पहले ही अभी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से इन चरणों पर नजर डालते हैं। जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, लोकसभा के 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही 7 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। और अगर जो चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा पूरे भारत में। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा और 6वें चरण का मतदान 25 मई को होगा। वहीं अगर जो बात करें 7वें चरण की तो 1 जून को यह 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को मतगणना की जाएगी। 7 चरण में ये सीटें, पहले चरण में 19 अप्रैल में 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे लोकसभा के। और तीसरे चरण जो कि 7 मई में 94 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीट पर चुनाव होगा और 5वें चरण 20 मई को 49 सीटों पर चुनाव होगा। 6वें चरण में 25 मई को होना है, जिस पर 57 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। और 7वें चरण 1 जून को होगा, यहां भी 57 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो ये सब सीटें हैं। और आपको बता दें कि अगर बात करें मध्य प्रदेश में कब कब चुनाव होगा, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 4 चरणों में यहां पर चुनाव होगा। प्रथम चरण 19 अप्रैल को 6 सीटें, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। यानी कि पहले चरण में 19 अप्रैल को ये 6 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरा चरण अगर जो बात करें तो 26 अप्रैल को होगा। 7 सीटों पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल इन चरणों पर चुनाव होंगे। और तीसरा चरण 7 मई को 8 सीट पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ की लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। चौथा चरण होगा 13 मई को, जहां पर 8 सीटों पर चुनाव होगा। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम और धार, खरगोन और खंडवा में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये थे आपको बता दें, ये फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ये 4 चरणों पे यहाँ पर चुनाव होगा। एक बार और अगर जो आप नजर डालें इस पर एक एक करके, तो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। प्रथम चरण में और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीटों पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 7 मई 8 सीट पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये था। और तीसरे चरण यानी कि 13 मई को होगा। 8 सीट पर चुनाव होंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट पर चुनाव कराए जाएंगे, आपको बता दें। और अब आपको बताएं, ये मध्य प्रदेश की हमने आप बात की, महासंग्राम की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर ये जो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया कि किन किन सीटों पर चुनाव होगा। अब आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ की अगर जो बात करें तो यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को बस्तर सीट पर चुनाव होगा। यह नक्सल प्रभावित है, इसलिए 1 सीट पर। और दूसरा चरण 26 अप्रैल को यहाँ पर जो है कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अगर जो देखें तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को होगा। और 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग और सरगुजा पे चुनाव होगा। यह हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों पर और किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं, यह हमने आपको बताया। अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में पहला चरण 19 अप्रैल नैनी, ये उत्तराखंड की है, ये उत्तराखंड की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। प्रथम चरण 19 अप्रैल सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। यानी कि यहाँ पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा इन सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। और अब तीसरे चरण में 7 मई को ये चुनाव होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली
इन लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। चौथे चरण में 14 मई को होना है शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई और मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर। और आपको बताएं 5वें चरण 20 मई को होगा मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरबाग और गोंडा लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। यही अगर जो 6वें चरण की बात करें 25 मई सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर। आपको बताएं 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो ये जो 7 चरण हैं इन पे चुनाव कराए जाएंगे। अब आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की सीटों की ओर हम रुख करेंगे। उत्तराखंड की सीटें यहां पर एक चरण में चुनाव होगा। पहले चरण में नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी और हरिद्वार के लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। ये स्थितियां हैं। ये चुनाव आयोग ने ये तारीखें घोषित की हैं। 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो हमने आपको बताया कि इन 4 राज्यों में कब कब चुनाव होने हैं, किन किन सीटों पर चुनाव होने हैं। हमारी संवाददाता नवजीत कौर भोपाल में है इस वक्त। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, माफ कीजिएगा, हमारी सहयोगी हैं नवजीत कौर, और जब से तारीखों का ऐलान हुआ है ये तुरंत लोगों के बीच जा पहुंची हैं और जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर उनके मन में क्या है। अब तारीखों का ऐलान होगा, महासंग्राम का ऐलान हो गया। तो नवजीत कौर, आप लोगों से जरा बात कीजिए, उनके मन में क्या है, क्या उनके मन में मुद्दे चल रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, जरा टोह लेने की कोशिश कीजिए। नव्या। जी देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से जो अगर देश की बात करें तो देश में जिस तरीके से आज चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो गया है और जो 7 फेज में ये चुनाव होने, वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है 4 चरणों में ये चुनाव हो गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है अब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो जनता है अपने मत का प्रयोग करेगी, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आखिर जनता के, और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो ये जनता है मत का प्रयोग करेगी। जी, क्या नाम है आपका? आशुतोष दवे। मतदान करते हैं? अभी नहीं करते मैम, इसी साल हुआ हूँ मैं। इस बार आप पहली बार मतदान करेंगे? जी। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे? आज जो है चुनाव का जो है घोषणा हो गई है कि चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव। जी मैम, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा आप उसी को वोट देंगे। आपके मुताबिक क्या कैसे अच्छा काम किया जा सकता है, क्या क्या वो अच्छे काम है जो है करे जाएंगे? हम देश का विकास अपने हिसाब से। चलिए, इन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो अच्छा काम करेगा, जो देश के विकास में जो है सहयोग करेगा, उसको जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संतोष यादव। लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान हो गया है, मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? हम तो विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैडम बीजेपी सरकार को ही वोट करेंगे, क्योंकि विकास 2014 के बाद जो हुआ है 2024 तक, ये 70 सालों में नहीं हुआ था, जो इस बार देखने को मोदी जी के कार्यकाल में हमें मिल रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि ऐसी सरकार पुनः इंडिया में नहीं आएगी मोदी जैसी। बहुत से काम ऐसे विकास हुए हैं मोदी जी के कार्यकाल में, हमने देखा है। 70 वर्ष में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो मोदी जी ने करके दिखाया है। 370 जैसे हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, सारी। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर तो एक कोर्ट का फैसला था। नहीं, कोर्ट का फैसला तो है मैडम, नहीं, कई 500 वर्ष से चल रहा था। कांग्रेस भी कर सकती थी 70 साल में से, लेकिन वो नहीं कर पाई। जैसे मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने इस फैसले को तत्काल करके दिखाया।
चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया, और भी यहाँ पे युवा हैं, इनके बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है युवाओं के बीच में हम लोग जाएंगे, वहीं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिक्षा व्यवस्थाएं किस तरीके की है। वहीं रोजगार को लेकर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोजगार की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? मुद्दे मैम यही विकास को लेके ध्यान में रख के वोट करेंगे मैम। विकास कितना हो रहा है, हालांकि हो तो रहा है विकास काफ़ी। अब विकास रोड वगैरह अभी तो बरसात के बाद अभी रोड पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन काम चल रहा है उसी को देख के, क्योंकि हम लोग तो मैक्सिमम सेल्स वाले हैं, फील्ड वाले हैं, तो हमको रोड ज़्यादा अच्छी चाहिए रहती है। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आप फील्ड वाले, वहीं पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से एक दिन ठीक पहले ही 2 रुपए डीजल और पेट्रोल में जो है केंद्र सरकार ने कमी की है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम इसको तो अच्छा मानते हो, कुछ तो कम हुआ। 1.5 साल से पैसा नहीं कम हुआ था पेट्रोल डीजल में, लेकिन एकदम से 2 रुपए कम हुआ तो अच्छा लग रहा है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, उसको देखते हुए भी इन लोगों के चेहरे पे जो है खुशी नजर आ रही है। वहीं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अभय। क्या मुद्दे रहने वाले, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप जो है मत का प्रयोग करेंगे? मुद्दे क्या, बड़ा मिडिल क्लास है, जितनी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज्यादा हम लोग टैक्स में चला जाता है। जितनी तनख्वाह बढ़ती है उससे ज्यादा टैक्स में चला जाता है। गवर्नमेंट उसके बारे में तो कुछ सोची नहीं, उनको तो बस लाडली लक्ष्मण दिख रही है और बाकी ये सब गरीब दिख रहे हैं। वो गरीब, कोई गरीब नहीं है उनमें से, वो लोग काम करना छोड़ चुके हैं। इधर जितने लोग खड़े हैं जितनी सैलरी नहीं बढ़ती उससे ज्यादा टैक्स चला जाता है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया जितनी इनकी सैलरी है उससे ज्यादा तो टैक्स चला जाता है। वहीं अगर बात करें तो महंगाई की बात करें तो किस तरीके की महंगाई है, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ता है? आम आदमी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। अभी एवरेज इनकम 25-30 हजार रुपए आ गई है, दैट्स गुड, वो अच्छा है। बट जो गवर्नमेंट को अब जो काम करना चाहिए वो थोड़ा सा टैक्स स्लैब वगैरह पे इसमें काम करके थोड़ी सी सेविंग्स वगैरह हो पाए। ये अभी लाइफस्टाइल सब अच्छी है, सबके पास पैसा है, सबके पास काम है, रोजगार है। अब ये देखना है कि रोजगार कर कौन रहा है, रोजगार कर मतलब जो बेनिफिट तो आप सबको दे रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में किसके पास जाना चाहिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बात की और जानने की कोशिश की आखिर की क्या मुद्दे रहेंगे, और आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से जिसको जरूरत है, वाकई जो जरूरतमंद है उन लोगों को जो है सहायता मिलनी चाहिए। जी देवेंद्र जी, कि अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो भी स्थितियां, जो भी लोग बता रहे हैं विकास के मुद्दे पे हम वोट करेंगे, और भी तमाम मुद्दे यहाँ पर बताए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और कि हम विकास पे वोट करेंगे और पेट्रोल डीजल में कुछ कमी आई तो थोड़ा सा राहत हुआ, और भी ये तमाम जो बातें हैं, ये तो लगभग हर लोकसभा सीट की ये बातें हैं कि हाँ, अगर पूरे भारत में पेट्रोल डीजल की बात अगर जो कम हुआ है तो ठीक है, हर जगह कम हुआ है, सभी लोग थोड़ा सा राहत का सांस लेंगे, सभी चाहते हैं कि विकास हो। लेकिन विकास कर रहा है कौन, और कौन आशाएं दिखा रहा है, कौन आशा की किरण जगा रहा है, कौन विकास कर रहा है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठाता रह रहा है, इस पर लोगों की विशेष रूप से क्या राय है। अगर जो वहाँ पर कुछ लोग हों तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कितना एथेंटिक है, कितना उसे आप सही मानते हैं। जी, अगर जो आपके पास कुछ लोग हों आसपास, अगर जो बात कर सकती हों, ऐसा संभव अगर जो हो तो जरूर आप बात करें और ये चीजें निकालने का प्रयास करें कि आखिर जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो कितने एथेंटिक हैं, कितने लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं। ये वो बात, कोई भी मुद्दा हो, अगर जो लोग उसे समझ ना पाए, लोगों को पार्टियां समझा ना पाए, तो ये एक तरह से ये बातें ये होती हैं कि उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। लेकिन विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसको किस प्रकार से लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ गठबंधन की जहां तक बातें हैं, इंडी गठबंधन है, बिल्कुल नवजोत आप देख रही हैं चारों तरफ आप कि कहीं कोई मिले और उसे जरूर उनसे कुछ बातें निकालने का प्रयास करें, तो आप सिर्फ देखिए ही नहीं, उन्हें दौड़ाइए और दौड़ा करके ये पूछ लीजिए कि हाँ, आप क्या चाहते हैं और क्या जानना क्या आपकी राय है।
आपको जानना है और आप मैदान में उतर चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर पूछिए, पकड़ के पूछिए, जो बोलना चाहता है वो भी, जो नहीं बोलना चाहता है वो भी आपसे जरूर बात करेगा। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हम यहाँ पर बात करने जाएंगे, यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद है जो कि देश का भविष्य है, इनके पास जाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। वोट करते हैं? हाँ। ठीक है, तो क्या मुद्दे रहेंगे? शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है? अभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है वो भी काफ़ी अच्छा वो लेके आए हैं, उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी मिल रही है लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि वो काफ़ी पहले से अपनी चीज़ें चूज़ कर पा रहे हैं। और साथ में अभी कॉलेज में भी ऐसा करा है कि एक फील्ड के साथ साथ 2 फील्ड चूज़ कर पा रहे हैं, 2 फील्ड चूज़ कर पा रहे हैं वो। और वैसे तो मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए, जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी है ही, अगर इसी के साथ साथ रोजगार की भी बात करें तो रोजगार का आपको क्या लगता है? आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? रोजगार तो मुझे लगता है कि कम है काफ़ी। आपको लगता है कि रोजगार की जो है कमी है, रोजगार और ज्यादा होना चाहिए? हाँ, नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो चुका है, उसके बाद जो है सभी पार्टियां चुनाव के लिए जो है तैयारियों में जुट गई हैं, तो आपका भी एक दिमाग में एक रहता है कि हाँ भाई, हम इस मुद्दे को लेकर जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो क्या ऐसा मुद्दा है जिसको आप ध्यान में रख के जो है मत देंगे? मैं तो रोजगार के लिए बोलूँगा कि रोजगार के मत को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करानी चाहिए। और क्या है कि गवर्नमेंट में बहुत सारी सीट मतलब पोस्ट रहती है जो बहुत वैकेंट रहती है, काफ़ी टाइम तक किसी और को चार्ज दे दिया जाता है, तो उसके लिए जितने जल्दी हो सके वैकेंसीज निकाले गवर्नमेंट, जिससे कि नए लोगों को मौका मिले, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं पेपर लीक को लेके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं और एकदम से जो है ये पेपर लीक हो जाता है, जो विपक्ष भी बार बार मुद्दा उठाता रहता है। अब वो तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब पेपर लीक तो ठीक है, वो तो गलत बात है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं उन लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी होती है, सीधी बात है। और चलिए, तो जैसा कि युवाओं ने बताया कि युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो है युवा अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी देवेंद्र जी। तो सवाल यहाँ पर देखिए रोजगार का है, और रोजगार तो मिलना ही चाहिए। सभी जो पार्टियां हैं सरकार में आने से पहले रोजगार देने का वादा करती हैं और बेरोजगारों को बहुत ही एक तरह से ये कहती है कि अगर जो हमारी सरकार आ जाए तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा विश्वास दिलाती हैं। लेकिन वास्तव में होता ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार में आता है वास्तव में अगर जो देखा जाए तो बेरोजगारी दर बढ़ती ही जाती है और बेरोजगारों की ये एक फौज सी खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर अपना कुछ काम काज शुरुआत करने की जो सरकार कोशिश करे तो वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लोगों को ट्रेंड करे। आप जहां पर खड़ी हैं हमें लग रहा है कि किसी दुकान के आसपास खड़ी हैं। कुछ इस तरह के दुकानदार होते हैं जो चाय बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं। जैसे पकौड़े तलने की बात भी लगातार जो भारतीय राजनीति में एक तरह से हास्य और व्यंग का रूप ले चुकी है और इसको लेकर के तंज कसे जाते हैं। तो आप उस दुकानदार से पूछ सकती हैं कि अगर जो आप उधर रुख करें तो दुकानदार के पास जाएं कि आखिर उनको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कैसी सरकार होनी चाहिए। तो अगर जो इस तरह के इनपुट आप वहां से निकाल पाएं, अगर जो वो अपने व्यस्ततम समय से दुकानदार अपना समय दे पाएं तो बेहतर होगा। जी नवजोत। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे दुकानदार जो है, यहाँ पर आपको बता दें कि स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर जो है नाश्ते की ये दुकान है। वहीं पे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर ये चाय बना रहे हैं। इनके पास जाएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो ये यहाँ पे सुबह से ही चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, महंगाई का जो है इनकी जेब पर कितना असर पड़ता है। और जी आप बताइए, अगर महंगाई की बात करें तो क्या लगता है कि जब एक दुकानदार जो है अपनी दुकान शुरू करता है और फिर उसके बाद सारी चीजों का खर्चा निकाल नुकूल के क्या कुछ उसको जो है बचता है? नहीं पड़ता मैम, बिल्कुल नहीं पड़ता है। महंगाई बहुत ज्यादा, हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, पढ़ नहीं पाता है बिल्कुल भी। लड़कों की पेमेंट निकालनी पड़ती है, सब करना पड़ता है उसमें।
चलिए, ये तो बात हो गई महंगाई की। अगर वहीं बात करें तो अभी एक दिन पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है आज ही, और वहीं एक दिन पहले डीजल पेट्रोल के दाम भी कम हुए हैं 2 रुपए। तो इसे आप कैसा देखते हैं? मैडम इससे क्या है, कोई कम नहीं हुए हैं, ये 1-2 में कुछ कमी नहीं होती है ये, तो उतने पे भी आदमी कमा खा नहीं पा रहा, वैसे ही महंगाई से जूझ रहा है। तो उसमें क्या है, यही है कि महंगाई कुछ ज्यादा है, आदमी बहुत परेशान है इस टाइम पर। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आदमी जो है जिसकी ये दुकान है, जिस तरीके से ये दुकानें लगाई जाती हैं, ये लोग जो है महंगाई से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं आप किस मुद्दे को ध्यान में रख के है अपने मत का प्रयोग करेंगे? वोट डालते हैं? जी वोट तो डालते हैं हम। क्या ऐसा मुद्दा रहने वाला है जिस मुद्दे को आप ध्यान में रख के जो है अपने वोट डालेंगे? जो मैम विकास करेगा उसी को वोट डालेंगे इस बार। जो विकास करेगा उसी को वोट डालेंगे। जी। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो विकास करेगा उसको जो है ये वोट डालेंगे। वहीं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कुछ इन्हें बचता नहीं है, और जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए उससे भी जो है इन्हें ज्यादा कोई इनकी जेब पर असर नहीं पड़ा है। जी देवेंद्र जी। नवजीत कौर, कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें तो जो भी मध्यम वर्ग है, अगर कुछ पेट्रोल डीजल के दाम में कमी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता उनके लिए। लेकिन जो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं जो चाय नाश्ता बनाते हैं और अपनी रोजगार, एक तरह से कह सकते हैं कि अपने रोजगार शुरू किए हुए हैं, कुछ आय के साधन कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ आय कलेक्ट कर लेते हैं, वो जरूर संतुष्ट नहीं होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं, अगर जो देखा जाए नौकरी पेशा लोग जो हैं, चाहे शिक्षक हों या फिर कुछ और जो प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोग हों, वो लोग थोड़ी सी भी अगर जो राहत मिलती है तो थोड़ा सा उनको लगता है कि चलिए कुछ तो हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस समय उनके मन में क्या है। इस समय चूंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश में जो अगर जो राज्य की बात करें तो राज्य में बीजेपी की सरकार ही है, और पिछले अगर जो 18 सालों से 19 सालों से ये कह सकते हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार यहाँ से चली आ रही है। तो इन लोगों के मन में क्या है, अगर जो वहाँ पर कुछ उम्र दराज लोग हों, वृद्ध लोग हों, जिन्होंने कई चुनाव देखे हों, अगर उनसे अगर जो बात अगर जो आप कर पाएं तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, और पहले जैसे चुनाव होते थे अब जो चुनाव हो रहे हैं क्या स्थितियां हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती रहती हैं कि हम जो है ये ईवीएम का मामला लगातार उठाती हैं, जहां जीतती हैं वहां कहती हैं सब ठीक है, जहां हारती हैं वहां कहती हैं कि सब ईवीएम का कमाल है। तो नवजोत, हमें लग रहा है कि आप कुछ लोगों के पास पहुंच चुकी हैं, तो अपनी बात उनसे रखिए और लगातार रखती जाइए। जी देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है। तो अगर बात की जाए आज जैसे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, एक मजदूर की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे मजदूर के, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वो अपने मत का प्रयोग करेगा? वहीं अगर बेरोजगारी की बात की जाए और महंगाई की बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप इसे? क्या बोलो? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसे आप कैसे देखते हैं? अरे महंगाई तो महंगाई है मैडम, और क्या। महंगाई से आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है? मत का असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो चलिए देवेंद्र, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो है महंगाई से इनकी जेब पर असर तो पड़ता ही है, और जिस तरीके से आज चुनाव की तारीखों का जो है ऐलान हो गया है, वहीं जो है दोनों ही पार्टियां और जितनी भी सारी पार्टियां हैं सभी जो है चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही जिस तरीके से पहले अगर बात करें तो बीजेपी की जिस तरीके से पहली लिस्ट आई थी, उसके बाद जो है कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची आई थी। इस सूची के साथ ही जो है कांग्रेस को बड़े झटके भी लगते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अब आगे
देखना होगा कि जिस तरीके से अगर एक बार नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की जो जीत हुई थी प्रचंड बहुमत के साथ, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर जो है सत्ता परिवर्तन हो सकती है? जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवजीत कौर, लोगों से बातचीत करने के लिए, पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो महासंग्राम का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 चरणों में चुनाव होगा। लोगों का जो भी यहाँ पर रिएक्शन था हमने आपको सुनवाया कि चुनाव के ऐलान यानी कि तारीखों के ऐलान होने के बाद अब आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश में। और अब जो सरकारें हैं किसी भी योजना का न ही कोई ऐलान कर पाएंगी, न ही शिलान्यास होगा, न ही कुछ नई चीजें सरकार नहीं कर पाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगी सरकारें जो कि लोगों के मतों को प्रभावित करता हो। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आपके सामने यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के तारीखों का ऐलान जो चल रहा है, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होंगे, और अगर जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा। तो मध्य प्रदेश के किन किन, प्रथम चरण में 19 अप्रैल 6 सीटों पर चुनाव होंगे और 6 सीटों का नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को होगा, 7 सीटों पर चुनाव होंगे। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। साथ ही साथ 7 मई को 8 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चौथा चरण 13 मई 8 सीट पर चुनाव होंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। एक बार और हम रुख करेंगे, अगर जो हम चाहेंगे पीसीआर से कि छत्तीसगढ़ में भी जो 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं उनको भी एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दिया जाए, उनकी यादें ताजा हो जाएं कि 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 11 सीट है। 19 अप्रैल प्रथम चरण में सिर्फ 72 सीट, ये कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए 1 सीट पर 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल, यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव होंगे, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। और आपको बता दें कि अगर जो तीसरा चरण 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग और सरगुजा लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के जो 11 लोकसभा की सीटें हैं इनका हमने बताया कि किन 3 चरणों में कब कब चुनाव होंगे। तो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये लगातार। अब हम बात कर सकते हैं कि तमाम ये बातें कि अब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन, जैसे कि पहले ही बताया है कि 2 साल पहले से तैयारियां करनी होती हैं। 2 साल पहले से तैयारियां इलेक्शन कमीशन ने किया और इन तैयारियों के बीच अगर हम ये देखें तो बहुत ही जो चीजें हैं सामने आई हैं और इन तैयारियों में सुरक्षा के भी काफी इंतजामात, जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मैंने आपसे बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी चुनाव होगा और वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात होंगे कि कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। और आशंकाओं के मद्देनजर काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। हम ये आपको बता दें कि आज 16 मार्च है और 16 मार्च के दिन आज महासंग्राम का ऐलान हुआ है, तारीखों का ऐलान हुआ है। और इससे पहले अगर हम पीसीआर से चाहेंगे कि इससे पहले 2014, 2019 में कब ये किन तारीखों में चुनाव का ऐलान हुए थे, कब अगर ये हम बता पाएं तो और बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो आज 16 मार्च है और आज जो है लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आपको बता दें कि ये लगातार जो महासंग्राम की तारीखों का ऐलान हम बता रहे हैं, पूरे भारत में 7 चरणों में चुनाव होंगे। आप ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। 1 जून
तो अब आपको बता रहे हैं कि कब कब जो है चुनाव का ऐलान हुआ था। वर्ष अगर जो 2014 की बात करें तो 5 मार्च को, वर्ष 2019 की बात करें तो 11 मार्च को, और वर्ष 2024 यानी कि आज की तारीख 16 मार्च को आज तारीखों का ऐलान हुआ है। 7 चरण में आपको बता दें कि जो 7 चरण में ये पूरे चुनाव होंगे, ये तारीख आपको लगातार हम बता रहे हैं। 7 चरणों में, ये 7 चरण में चुनाव होंगे। पूरे भारत में आज तारीखों का ऐलान किया गया है। पूरे भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, इन सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में दिनेश सिंह जी। जैसा कि बहुत ही प्रतीक्षा थी और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आज कल में चुनाव आयोग तारीखें घोषित कर देगा। कल नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज तारीखों की घोषणा हो गई। 7 चरणों में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में, और अगर जो उत्तराखंड की बात करें तो 1 चरण में चुनाव होगा। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के जो खास मुद्दे हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा 2024 के खास मुद्दे भी बीच में चलाया जाए और इन मुद्दों के बारे में हम आज थोड़ा सा अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय से चर्चा करेंगे कि जो खास मुद्दे 2024 में होने वाले हैं वो उन मुद्दों को, जैसे सीए है, राम मंदिर है, धारा 370 है, परिवारवाद है, मुफ्त अनाज है, कृषि कानून और इकोनॉमी पे भी चर्चा होती है। देखिए एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। मुफ्त अनाज है, कृषि कानून है, देखिए परिवारवाद है, मुफ्त अनाज, कृषि कानून, इकोनॉमी, भ्रष्टाचार और ईडी सीबीआई। ये हमने ये अध्ययन किया है कि ये 2024 के खास मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इन्हीं कुछ मुद्दों की तरह पूरा लोकसभा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा या कुछ खास और मुद्दे भी आ सकते हैं? जी देखिए कि मतलब कि पहले से प्रतीक्षित भी था और पहले से पता भी था कि करीब करीब जो है 15 तारीख, मतलब कि 12 से 15 तारीख के बीच में है और इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 2 इलेक्शन कमिश्नर जो थे, तो एक इलेक्शन कमिश्नर जो है मतलब पहले हटे हुए थे और दूसरे जो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उनके एक तरह से 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति और बाकी जैसे कि नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन वगैरह इनकी उपलब्धता के नाते, तो जैसे कि उसमें 14 तारीख को मतलब 14 मतलब जैसे कल उसका किया गया, तो हमें वही लगता था कि शायद सैटरडे या संडे मतलब आज या कल में, और उसका जो घोषणा का शेड्यूल था तो करीब करीब तय था, तो उसी को लेकर के अभी हुआ। और बाकी जैसे 7 फेज में और जैसे कि उसके साथ मतलब 7 फेज में चुनाव रहेंगे पूरे देश में। उसके अलावा साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बता दिया होगा पहले शायद से कि 26 जो उपचुनाव है वो भी इसी के साथ साथ उसी शेड्यूल के हिसाब से चलते रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर जिस फेज में जैसे चुनाव रहेगा तो उसी के साथ जो उसके उपचुनाव जो मतलब कि असेंबली के जो चुनाव है वो भी साथ में हुए। इसके अलावा जैसे कि 4 राज्यों के जो चुनाव थे, सिक्किम वगैरह, सिक्किम अरुणाचल वगैरह जो भी था, तो उसका भी देखिए उसके साथ साथ ही शेड्यूल करीब करीब रहेगा से, तो ये चीज होगी मेन से। उसका देखिए मुद्दों पे आते हैं, तो मुद्दों में देखिए मतलब है कि कुछ बार ये करीब करीब देखिए तो आपने दोनों पक्षों के मुद्दे गिना दिए। ये देखिए मतलब जैसे जहां पर जैसे कि विपक्ष जीतता रहे तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर नहीं जीता तो वहां पर ईवीएम पे ठीक फोड़ दिया, ईवीएम जो है बेवफा होगी, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन जो थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी उसमें शेयर के द्वारा जो है वो जाहिर की चीजें कि भाई जहां पर जैसे कि आपकी अपनी वफा है नहीं और ईवीएम जो है उसे बेवफाई का जो है अपना इल्जाम लगाते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने बताया। तो उसी को मतलब मेन मुद्दा यही है कि जैसे कि मतलब कि पक्ष की तरफ से अगर बोला जाए तो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज देने वाला काम है, जिससे कि उनको एक संबल मिला, जिनको एक सहारा मिला, तो वो तो एक तरह से पक्ष की तरफ ही रहेंगे। दूसरे देखिए महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहेगा, जैसे इसमें अगर मुद्दों की बात के अलावा बोलूं, मतलब करीब कि 97 मतलब करोड़ जो है 97 करोड़ के आसपास जो है वोटर्स हैं कुछ वादी, जिसमें कि 47 करोड़ जो महिलाएं हैं। तो उसमें से मतलब पिछले 2014 से लेके अभी तक जो ग्राफ जो है वो एनडीए के मतलब रुझान जो है वो एनडीए के पक्ष में रहे। वो चीजों के दूसरे युवाओं का जो रुझान है वो करीब करीब मोदी जी की जो नीतियां हैं उसमें उन्होंने विश्वास जताया, तो एक वो पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। दूसरा उसके अलावा देखिए जैसे कि मेन जो है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था, जैसे कि आपस में पैन इंडिया मतलब समस्त भारत, पूरे भारत में, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपना जाल बचाने का काम किया था कि हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पर जो है आपस में लड़के जो आपस चुनाव है वो लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपस में लड़ते हुए नजर आए, तो वो एक तरह से इनकी फूट जो उजागर जैसे हुई, तो उस तरीके से नैरेटिव जो है सेट नहीं कर पाए।
तीसरी चीज जैसे आते हैं कि ठीक है, जैसे कि मतलब ईवीएम मैंने पहले बता ही दिया है, उसका जैसे कि ईडी सीबीआई, तो जहां पर देखिए जैसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कोई उजागर हुआ, और ये देखिए जैसे कांग्रेस के कोई जैसे कि सांसद है, उनकी अगर बात करें, जहां पर नोट गिनने की मशीन है वो भी हाँफने लगी गिनते गिनते हैं, ये 350 वाला किसी को उम्मीद नहीं थी कि 350 करोड़ रुपए है, किसी निर्जन मकान होगा, तो उस प्रकार से वो देखने को मिला। उसका टीएमसी के जैसे कि एक दो सांसद और थे जिनके यहाँ से काफी अच्छा खासा कैश मिला, एक के जो सांसद महोदय थे उनके यहाँ से 51 करोड़ मिला, फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगाते रहे कहीं ना कहीं, मतलब उन्होंने बताया कि ईडी सीबीआई जो है वो हम पर जो है किस तरह का जो है वो अपना इल्जाम लगा करके और हमें जेल में ठूस रही है। तो इस तरह की चीजें दुनिया भर के देखने को मिली। तो अपने कि पक्ष अलग तरीके से बोले कि पक्ष अपनी तरह की अपनी उपलब्धियां बताएगा, तो बेहतर देखिए यही रहता है कि अपनी जैसे चीजें सीए, जैसे कि सीए अभी जो है वो लागू किया गया, तो सीए देखिए पहले से प्रतिष्ठित था, उसके बारे में लोगों को मतलब लोगों के बीच में विपक्ष जो है उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का और एक तरह से अपनी सहूलियत से और चीजें नरेट जो है वो करने का कार्य किया गया। जबकि यह कि 1971 के आसपास से और दुनिया भर के लोग ऐसे हैं जो कि जैसे कि इन 3 देशों से, जैसे कि मतलब जो इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनसे आकर के कुशवाहा यहाँ पर आकर के बसे हैं। और बंगाल से दीदी का जो हटने का रीजन ये था कि वहां पर करीब करीब मटुआ समाज के जी 1.5 बच्चे आए थे, बच्चे से लेके अभी तक बूढ़े हो गए वहां पर वैसे, उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और मतलब रोजगार सब वहीं पर चलता रहा। और उनको किसी न किसी तरह के विपक्ष के लोग थे वो कहीं ना कहीं मतलब अपना लटकाते रहे चीज को लेकर अपनी ताकि, क्योंकि उनको जैसे लगता था कि वोट बैंक उनके हिसाब से नहीं है, वो चलता रहा। तो वो उसके साथ जैसे कि मान के चले कि जो मतलब कि अल्पसंख्यक जो थे वहां पर कि रिलीजियस रूप में जैसे वहां पर जो जिनका प्रोसिक्यूशन हुआ, यानी कि धर्म के आधार पर जैसे जिनका जाति हुई, जिनके मतलब जैसे कि ये नजर आया देखने प्रेस में कई बार बांग्लादेश में, और 8-10 मतलब बच्चियां उनका उनके परिवार की तरफ अगर देखते हैं तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों केजरीवाल जी जो है उनको लेकर के बलात्कारी और टीम बोलते हैं, और वहीं पर जैसे जहां पर रोहिंग्या की अगर उनकी अगर बात आती है तो उनको AWS एक मकान जो है वो भी अपना जो है आवंटित कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें तो मुद्दे बहुत सारे। दूसरा फिर उसके अलावा जैसे मान के चले कि मैंने जैसे भाजपा ने अपने 4-5 चीजें की थी, D-370 का उसमें उल्लेख किया था, दूसरा CA का उल्लेख किया था, UCC का किया था, राम मंदिर का किया था, तो वो सब चीजें भाजपा ने अपने तरीके से अपनी गारंटी के तौर पे आगे कर दिया, और वो 370 और उसके अलावा 400 प्लस का जो नारा जो है उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जबकि एनडीए के अलावा जैसे अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास में एक तो मुद्दों का काल है, तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द जो है कहीं ना कहीं भटकते हैं। जैसे कि यूसीसी है, तो यूसीसी में उसको क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। जबकि उनको ये करना चाहिए कि जहां पर जैसे कि उनके अपने स्टेट है, रूलिंग जो स्टेट है जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, तो उसकी उपलब्धियां बोले भी हमने ये किया है, और उसके बदले में हम लोग अपेक्षा ये करते हैं कि इसके आगे जो है एनडीए सरकार ये करे, और हम लोग आगे 2024 में अगर होता है तो हम लोग कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब उसी जो पिछड़ता है बहुत सारी चीजें तरीके से उन तरीके एक्टिव तरीके से जनता के बीच में डिलीवर करने में, पहुंचाने में जो है नाकाम नजर आती है जो गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, तो वो चीज नजर आती है। बाकी जैसे कि 7 फेजेस के जो चुनाव है अपनी तरीके से, तो वो जैसे एक एक फेज में होता जाएगा तो सारी चीजें हमें आगे पता लगती है, क्योंकि उसका रुझान जैसे रहेंगे। तो लेकिन अभी के हिसाब से जो है कहीं ना कहीं पलड़ा जो है एनडीए के भारी नजर आता है। ये चीजें अब दिखाई दे रही है साफ साफ। जी कुशवाहा जी, एक नई चीज चली है परिवारवाद, एक मोदी का परिवार, इस तरह की बातें सामने आई हैं और परिवारवाद पर प्रहार बीजेपी कर रही है। ये मुद्दा आखिर जो उठा है, परिवारवाद के तो मुद्दे लगातार उठते रहे हैं, लेकिन अब जिस नए तरीके से परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी उठा रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? कुशवाहा जी, ये किया तो इसलिए गया था कि जैसे उन्होंने एक तरह से मतलब लालू प्रसाद ने बोला था कि भाई जिनका मन, क्योंकि पहले प्रभार जैसे कि मोदी जी की तरफ से ये हुआ था कि परिवारवाद जो है जैसे कि एक पार्टी को ही है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने काम करते हैं, तो उसमें गाय भैंस के अलावा सभी जो है कहीं ना कहीं सांसद और विधायक है उस पार्टी के, मतलब किसी भी जैसे कि एसपी के मान के चले या लालू प्रसाद जी की पार्टी के मान के चले, तो उसमें सब उनके रिश्तेदार मतलब जो भी जैसे कि अपने जो नजदीकी जो वो हो गए और परिवार के लोग हो गए, तो सबके सब वो परिवार की बातें करने रहे हैं और परिवार के सब लोग कहीं तरह से और उसी चीज में राजनीति में सबके सब सेटल कर रखे हैं। ठीक है, उनके अलग होगी जो कुछ हो जी, तो उसको परिवार अगर नहीं हो
तो वो क्या जाने कि दर्द और दुख क्या होता है, परिवार को सेटल करना क्या होता है। तो उसको लेकर के उसकी उन्होंने मोदी करोड़ जो जनता है देश की, वो हमारा सारा परिवार है। और उसके अगले दिन हमें देखने को मिला कि दुनिया भर के लोगों ने, मतलब करोड़ों लोगों ने अपने डीपी चेंज कर ली, व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर ली, फेसबुक पे जो है उस तरह के मतलब अपने टाइटल्स लगा लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से लग रहा है कि एक पूरी तरह से परिवारवाद, जैसा कि पीएम मोदी ने बोला, एक वेव चल गई कि हाँ मेरा परिवार। अब तो सॉन्ग भी जारी हो गया है बीजेपी के द्वारा। तो चूंकि अब दिनेश सिंह जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं देती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और अपने विचार यहाँ पर साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में ये महासंग्राम होगा पूरे देश भर में। और जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के योद्धा इस महासंग्राम में हिस्सा लेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भविष्य के गर्भ में है। कौन आगे बढ़ रहा है, किसका प्रचार कैसा चल रहा है, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज जो है इसका ऐलान हो चुका, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल ऐलान चुनाव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।